बच्चों जय हिंद। आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर इस चैप्टर का 11 क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है, ये टोटल हमारे 11 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आप बेहतर नंबर हासिल कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट इस चैप्टर से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण है x² - 3x - 10 = 0। इसमें हमें मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है x² - 3x - 10 = 0 और हमें इसके नेचर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जब भी हमें मूलों का नेचर पता करना होता है यानी कि प्रकृति पता करनी होती है तो हम सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविध कर। और विविध कर का जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, पहले हम ये फाइंड करते हैं। अब ये जैसा होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0 होगा, उसी के हिसाब से हम उसके मूलों की प्रकृति के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर d यानी कि उसका विविक्त कर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से b² - 4ac। अब इसमें a b c क्या है, तो आप देख सकते हैं a होता है x² का कोफिशिएंट, तो आप यहाँ से क्लियरली देख पाएंगे a = 1 है। b होता है x का कोफिशिएंट जो कि साइन के साथ लेना है, तो आप देख पाएंगे x का कोफिशिएंट कितना है, -3। एंड c होता है आपका कांस्टेंट टर्म विद साइन, तो ये आपका है -10। अब फटाफट क्या करना है, इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो चलिए एक बार फटाफट हम जल्दी से इसको पुट करके दिखाते हैं। b² इट मीन्स 3 - 3 का होल स्क्वायर -4a यानी कि 1, c मतलब -10। इसको अगर मैं जल्दी से सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं d = ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस यहाँ से प्लस 4 × 1 यानी 4 और 4 × 10 मतलब 40। तो आप टोटल देख पाएंगे यहाँ से जो हमारी d की वैल्यू है वो मिल जाएगी हमको 49। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 49 एक पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो d है यानी विविक्त कर जो है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से बड़ा है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से पता है कि जब भी हमारा d 0 से बड़ा होता है तो उसके दोनों रूट क्या होते हैं, तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। अतः दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे या असमान, जो भी कहें, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये क्वेश्चन 1-2 नंबर पे पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार जरूर करने हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया है, लिख लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना है कि इसमें x की वैल्यू 3 और x यहाँ पे x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा, x + 5 माइनस यहाँ से x - 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, x - 3 × x + 5 इक्वल टू में क्या रहेगा, 1/6। इसको ज़रा मैं सॉल्व कर लूँ तो यह जाएगा x + 5 माइनस x माइनस माइनस से ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस हो जाएगा तो +3, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे, इसको आप आराम से करिए, x² + 2x - 15। ठीक है, जब आप इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा जो मैंने लिखा है, x² + 2x - 15। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 5 और 3 8। अब इधर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर यहाँ 8 है इसका मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 5 3 8, 8 6 48, यानी ये हो जाएगा 48। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ध्यान से देखिए इधर आएगा तो माइनस 48 इक्वल टू 0। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 63। ठीक है, ये दोनों क्योंकि माइनस माइनस से ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई 63 आ जाए और जिनका ऐड या सब्ट्रैक्शन जो है 2 आ जाए। तो वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक देखिए 7 9 63 और 9 में से 7 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 9 माइनस 7 एक्स माइनस 63 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसका ब्रेकेट ऑफ करिए, 9x माइनस 7x माइनस 63। ठीक है, ये सिर्फ सॉल्विंग है, इसके अलावा तो अब बाकी कुछ नहीं है खास। अब यहाँ से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 9 और यहाँ से माइनस 7 कॉमन होगा तो यहाँ से x प्लस 9 अगेन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से आप देखें तो x प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ से हम बारी बारी इसके मूल यानी कि रूट फाइंड करने के लिए इसके सभी फैक्टर्स को 0 करेंगे तो यहाँ से हमें रूट मिलेगा। तो यहाँ जैसे हम x प्लस 9 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी माइनस 9 और यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ से 7 मिल जाएगा। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। बस ध्यान रखना था कि ये 3 और माइनस 5 नहीं होना चाहिए, तो हमारा माइनस 9 और 7 मिला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, p का ऐसा मान ज्ञात करिए कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 के मूल बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख रखा है 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें p की वैल्यू हमें बतानी है, शर्त दिया है कि मूल दोनों बराबर हैं। तो देखिए सोल्यूशन क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमें पता है कि चूंकि दोनों मूल बराबर होते हैं यदि कब होते हैं, जब d क्या होता है, 0 हो जाए। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि जब भी किसी द्विघात समीकरण में जब हम उसका विविक्त कर निकालते हैं वो 0 आ जाता है तो मूल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ मूल बराबर दिया है इसलिए हम d को 0 कर देंगे। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम a, b और c इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर एक बार पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पुट करके दिखाते हैं। b का यहाँ जो हमारा मान है वो कितना है, p है, तो यहाँ पर p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4, a कितना है, a आप देख सकते हैं 4 है, c कितना है, c आपका 3 है और ये इक्वल टू 0 है। तो ज़रा इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 4 चौके 16, 16 तियाँ 48। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे पी स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 0। मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 48। अब यहाँ p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 48। अब हमें 48 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो यही हमारा आंसर होगा प्लस माइनस 4 रूट 3। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। तो अब हम बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि सूत्र की सहायता से समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक समीकरण है जिसका कि हमें मूल ज्ञात करना है, लेकिन किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर जो मूल निकालने का सूत्र होता है, ठीक है, मूल निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और अच्छे से यहाँ देख लें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, b की वैल्यू चेक करें तो 3 है और c की वैल्यू अगर हम चेक करें तो 5 है। ठीक है, a, b और c। अब यहाँ पर इन सभी मानों को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो चलिए हमारे जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस b कितना है, 3 है, फिर है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 4, c कितना है 5।
अब इसमें होल डिवाइड किससे करना है, 2a से। a कितना है 4। इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 3 त्रिक का 9 माइनस 4 चौके 16, 16 पंचे 80 और होल डिवाइडेड बाई 4 दूना 8। -3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए यहाँ से ये घटेगा, 9 में से 80 घटेगा तो -71 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 200, योगफल 290 है। ठीक है, यानी ऐसी दो ऑड नंबर हमें फाइंड करना है जो इंटीजर हो, पॉजिटिव हो और उनके स्क्वायर्स का सम जो है 290 हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है, हमने मान लिया है कि वो जो क्रमागत संख्याएं हैं विषम, वो पहली संख्या है x, तो दूसरी विषम संख्या हमने x+2 माना है। क्योंकि देखिए क्रमागत विषम संख्या है तो हर एक क्रमागत विषम संख्या के बीच में 2-2 का गैप होता है, इसलिए अगर पहली संख्या x है तो उससे 2 ज़्यादा होगी दूसरी विषम संख्या। ठीक है, इसलिए x+2 है। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या कहता है, इसको आप समझिए। प्रश्न में कहता है कि इनका जो स्क्वायर यानी वर्गों का योग है 290 है। तो चलिए इसको हम फटाफट एक बार इस शर्त का पालन कर लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि दोनों नंबर्स के वर्गों का योग, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और x+2 जो है इसका भी स्क्वायर करूं और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये योगफल कितना आएगा 290। अब हमें कुछ नहीं करना है, फटाफट इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाना है और वहाँ से इसको हल कर लेना है। तो चलिए फटाफट इसको हम बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यह आ जाएगा x² प्लस, यहाँ इसका होल स्क्वायर खुलेगा, x² प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 290। यहाँ से आप देख पाएंगे 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको फटाफट सॉल्व और करेंगे। 2x² प्लस 4x, अब जरा इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -286 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें पूरे में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करिए, x² प्लस 2x माइनस 143। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो यहाँ से इसको हम करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 11 गुणे 13, आप इसको करके चेक करिएगा। 11 गुणे 13 यानी कि 11 और 13 को गुणा करेंगे तो 143 आएगा और 13 में से 11 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ाते जाना है। x कॉमन लेना है, x प्लस 13 हो जाएगा। यहाँ से -11 कॉमन लेना है तो ये x प्लस 13 हो जाएगा। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो इसके आगे देखिए क्या होगा फिर ये। अब यहाँ से आप x प्लस 13 अगेन कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब रूट फाइंड करने के लिए दोनों को एक बार 0 करेंगे तो x प्लस 13 को 0 करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू -13 आएगी, जो कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो क्रमागत संख्या है वो विषम तो है लेकिन साथ में धनात्मक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें ये संख्या मिल रही ऋणात्मक मिल रही, तो इसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। अब दूसरा जो फैक्टर है उसको 0 करेंगे। ठीक है, और इसको 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 11 आएंगे, जो कि एक पॉजिटिव है, तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी। देखिए x आपने माना था, दूसरा x प्लस 2, x की वैल्यू 11 है तो यहाँ रखेंगे तो 11, पहली संख्या 11, तथा आप देखेंगे जैसे इसमें 11 रखेंगे तो x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2 यानी 13 है। ठीक है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अब छठवां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ कहा नहीं गया कि आपको मतलब मध्यपद तोड़ के करना है या फॉर्मूला लगा के करना है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर मध्यपद तोड़ के होता है तो उससे भी ठीक, सूत्र से तो लग ही जाएगा, जैसे आप चाहें। तो चलिए हम यहाँ पर इसको मध्यपद तोड़ कर ही करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें पता है हम x² के गुणांक यानी कि √3 और जो हमारा अचर पद होता है यानी कि यहाँ पर है 8√3, इनको आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए √3 3 आ जाएगा
और 8 तरीके हो जाएगा टोटल 24। अब 24 को हमें टोटल 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है जिससे कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है 24, उनका ऐड या सम जो है मिडिल टर्म यानी 11 आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम जरा सा देख लेते हैं। वो होगी 8 गुड़ी 3। देखिए 8 इंटू 3 24, 8 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। तो इसको हम फटाफट अब सॉल्व कर लेते हैं। √3x² माइनस 11 का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है 8x माइनस 3x। ठीक है, और प्लस में 8√3, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम इसको कॉमन लेना शुरू करते हैं इसमें, तो ये हमारा x कॉमन होगा, यहाँ से बचेगा √3x माइनस यहाँ से 8 बचेगा। अब देखिए इसमें हमारा जो कॉमन होगा, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ √3 है, तो 3 को बेसिकली हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम √3 कॉमन लेते हैं, वो भी माइनस में √3, तो आप देखेंगे यहाँ से x बचेगा, यहाँ से चूँकि माइनस कॉमन लिया है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, √3 कॉमन हुआ है तो क्या बचेगा 8। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती मैंने कर दी, √3 कॉमन लिया तो एक √3 यहाँ पर और बचेगा, तो यहाँ पर होगा √3 और अब होगा -8। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब इन दोनों में एक ही चीज़ है, √3x या x√3 एक ही चीज़ है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3x माइनस 8, ये कॉमन होगा और यहाँ से आएगा x माइनस √3, ये इक्वल टू 0। अब जैसे हम बारी बारी 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मूल मिल जाएंगे। तो एक बार हम √3x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करते ही सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारा 8/√3, और दूसरा जो हमारा x माइनस √3 है, इसको इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी √3। तो जो हमें यहाँ पर रूट ज्ञात करना था, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, x 8/√3 और दूसरा √3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ते हैं। पहले लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा विपरीत दिशा में वापस 30 किलोमीटर लौटने में कुल जो है 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है पहले से। सबसे पहले तो मान लिया है मैंने धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो ज्ञात करना है उसी को हम यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, तो हमने चूँकि धारा की चाल निकालनी है तो मैंने यहाँ पर धारा की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको आप अच्छे से समझ लें। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये धारा की दिशा में जब नाव 30 किलोमीटर जाएगी वापस लौटेगी तो उनकी स्पीड में परिवर्तन होगा। ये उसी स्पीड के लिए डायग्राम बनाया है मैंने। अब देखिए जब नाव जिधर चल रही है अगर उधर ही धारा है, यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम हो चुकी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, नाव इधर जा रही है और धारा की दिशा भी इधर है, तो जो धारा की चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमने मान रखा है, और जो नाव की चाल है शांत जल में वो हमको 15 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो उनकी जो सापेक्षिक चाल है वो 15 + x हो जाएगी, और यही चीज़ जब धारा और नाव की चाल अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे ये इधर जा रही धारा, ये अपोजिट डायरेक्शन में नाव जा रही है, तो उनकी जो चाल है वो आपस में घट जाएगी, यानी कि 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा। यही बात यहाँ पे समझना है। अब हम प्रश्नानुसार क्या करने वाले हैं इसको भी यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए अब करना क्या है, अब 30 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, 30 किलोमीटर वापस आता है, दोनों का समय मिला के 4 घंटे 30 मिनट है। तो हम यहाँ पर चूँकि जानते हैं हमारा जो समय होता है, ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और हम ऐड करेंगे। प्रश्नानुसार देखिए दोनों का अगर जाने और आने का समय है, जाने का समय अगर हमने t1 मान लिया और आने का वापस समय अगर t2 है यानी वापस लौटने का, तो दोनों का जोड़ कितना है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे का मतलब 4 घंटे 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, यानी कि 4 + 1/2, ये हमारा टोटल समय जो कुल समय है ये दिया है। इसको मैं ऐड कर लूँ, देखिए कितना हो जाएगा 9/2 आवर। तो यहाँ पर जो इसका जोड़ है ये 9/2 हो जाएगा। अब चलिए हम फार्मूला इसी का इस्तेमाल करते हैं, समय निकालते हैं। पहले जाने का समय निकालते हैं और फिर वापस आने का। तो समय का फार्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है आप देख सकते हैं, 30 किलोमीटर वापस जाना है और आना भी है, तो 30 बटे, अब जाने का यहाँ पर चाल जो है नाव की वो है 15 + x, फिर वापस आने में फिर से 30 किलोमीटर, लेकिन इस बार स्पीड 15 - x है।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि घटाने में हम 15 में से x घटाएं या x में से 15, तो आप ध्यान रखिए जो जीतेगा वो बड़ा होगा, जो हारेगा वो छोटा होगा। तो जीतने वाले में से हारने वाले को घटाएंगे। जैसे ये नाव धारा को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ रही है, इसका मतलब नाव की चाल ज़्यादा है और धारा की चाल कम है, यानी धारा हार रही है और नाव की चाल जीत रही है। इसलिए नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया गया है। इस प्रकार से अब मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये दूरी है जाने का और बटे में चाल है जाने का, ठीक है। प्लस ये दूरी है आने का, दोनों बराबर थी, और बटे में आने का समय है चाल है, तो चाल हो गई 15 माइनस एक्स। ये कुल समय है 9/2। बस अब इसके बाद इसको हमें आराम से सॉल्व करना है। तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 30 कॉमन लेना है, तो यहाँ से बचेगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या है 9/2। यहाँ से क्या करना है, ये जैसे आप करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स हो जाएगा। और जैसे नीचे आप देखेंगे इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपका क्या है 9/2। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर अब देखिए दोनों एक्स कैंसिल होगा, 15 15 30 हो जाएगा। 30 का 30 से तो पहले इसको लिख देते हैं, 30 बटे ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 9/2। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल हो जाएगा 900, और इधर त्रिया गुणा भी करते चले तो गुणे में 2 बराबर में 9 ब्रैकेट में 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए कैसे आए, एक बार अच्छे समझिए। देखिए 30 का 30 से गुणा हुआ तो 900 हो गया, और तिरछा गुणा किया तो गुणे में 2 आ गया, यानी इधर का गुणा ये हो गया, और बराबर में इधर का गुणा यहाँ पे हो गया 9 गुणे ब्रैकेट में 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 9 को आप पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 गुणे 2/9 बराबर में 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो है भाग जाएगा 100 बार, 100 दूना 200 हो जाएगा, बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से आप देखिए ये एक्स इधर ले आए, 200 उधर, कुल मिला के हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25, और फाइनली एक्स हमारा जो है वो कितना आ जाएगा +-5। तो यहाँ पर जो हमारी अभीष्ट चाल होगी, है ना, अभीष्ट नाव की चाल, अभीष्ट नाव की चाल, ठीक है, अभीष्ट नाव की चाल वो हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लें। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 2/x प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2/x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी अगर x प्लस या माइनस 2 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी वैल्यू यहाँ x की आएगी वो प्लस और माइनस 2 नहीं एक्सेप्ट करना है, बाकी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है। देखिए x माइनस 2 है, अपॉन में x प्लस 2 है, यहाँ पर जस्ट उसी का व्युत्क्रम है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ सेम है, बस अपोजिट है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन चीज़ों में मानना होता है, माना x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 जो है वो कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया a, तब पर पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो a प्लस 3 अपॉन a माइनस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हमें a से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस, अच्छा ध्यान रखिए अपॉन में a और माइनस 4a, ठीक है, इक्वल्स टू 0। a से कैंसिल होगा, कुल मिलाकर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3, कैसे आया, 3 एकम 3, 3 एक 4, ठीक है। तो ये सब अब ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से इसका हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो a माइनस, a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3, और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 अगेन। आप देखेंगे यहाँ से a माइनस 3 फिर से कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 1 और एक आएगी 3, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर नहीं होगा। बहुत बच्चे यहीं पर आंसर बोल देते हैं, तो थोड़ा इनसे बच के रहना है, क्योंकि ए हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, निकालना वैल्यू हमें एक्स की है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो ये ए आया है, तो इस ए की वैल्यू को जो हमने माना था यहाँ पे सॉल्व पुट करेंगे, तो लिखेंगे नाउ एट
इक्वल्स टू 1। तो जब इस a को 1 यहाँ पुट करेंगे तब क्या आएगा, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस टू इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। देखिए यहाँ दोनों x कैंसिल होगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है, नहीं कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एट एक्स ए इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर 3 को लेकर चेक करते हैं। तो जब यहाँ 3 पुट करेंगे तो देखिए x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 3। अब इसमें अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो आप इतना बेहतर समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -8, यानी फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी -4। और आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सेप्ट होगा आंसर, क्योंकि प्लस माइनस टू नहीं होना चाहिए जबकि हमारा -4 है। तो ये इस पूरी इक्वेशन का ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करें और अच्छे से तैयार करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और उसकी 3 भुजा है, x माइनस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, और वहाँ से हमें उसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करके बताना है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी आप इसको अच्छे से तैयार जरूर करें। देखिए तीनों भुजाओं को मैंने यहाँ लिख रखा है, बस इसमें आपको करना क्या है, इसमें कर्ण को पता करना है कि इन तीनों में से कर्ण क्या होगा। तो जैसा कि हमको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस 5 है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखेंगे कि चूंकि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर, यानी जो लंब है उसका स्क्वायर करिए, जो आधार वाली भुजा है आप उसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास कितना है, x प्लस 5, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से लंब कितना है, x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। आधार है x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखिए ये लंब और आधार में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट कर्ण श्योर है कि वो x प्लस 5 ही होगा, क्योंकि ये तीनों में सबसे बड़ी भुजा x प्लस 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूना 8x प्लस, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का ये हो जाएगा 6x। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए 16 और 9 ये दोनों मिलके 25 और ये दोनों मिलके इस 25 से कैंसिल होगा। कुल मिलाकर यहाँ से बचेगा 10x। यहाँ से आप देखें 8 और में से 2 घट जाए 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आप इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा इधर 0, यहाँ से 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। कुल मिलाकर इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आप देखें x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए x 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइड अब त्रिभुज की भुजा है तो वो 0 तो हो नहीं सकती है। तो आप इसको 0 करेंगे x माइनस 8 को, तो यहाँ से x की जो एक वैल्यू है वो मिल जाएगी 8। अब आपको भुजा ज्ञात करना था, तो त्रिभुज की अभीष्ट यानी कि समकोण त्रिभुज की अभीष्ट भुजा अब आपको पता करनी थी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज की अभीष्ट भुजाएं, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा पहली भुजा क्या थी, कोई भी आप देख लीजिए, x प्लस 4 है, एक x माइनस 3 है और एक है हमारा x प्लस 5। तो पहले 8 यहाँ रखते हैं, 8 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कॉमा अब 8 को यहाँ रखिए तो 8 4 12 सेंटीमीटर, तथा अब इसी 8 को आप यहाँ रखें तो 8 5 13। तो ये जो है यही हमारा आंसर होगा, यही त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की तीनों अभीष्ट भुजाएं हो जाएंगी 5 12 और 13, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। यदि किसी बगीचे का परिमाप 120 मीटर, क्षेत्रफल उसका है 800 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी चौड़ाई जितनी भी होगी उसका 2 गुना करने पर लंबाई मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, चौड़ाई को x माना है तो उस आधार पर लंबाई क्या हो जाएगी 2x, ठीक है। तो यही कंडीशन को हमने फॉलो करते हुए लंबाई और चौड़ाई को मान लिया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में पहले हम चाहे तो परिमाप का इस्तेमाल कर लें या क्षेत्रफल का, तो सबसे बेहतर है मैं क्षेत्रफल का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा कि चूंकि बगीचे का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, बगीचे का क्षेत्रफल ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया है 800 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 400 और उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 20।
सॉरी मीटर है, ठीक है ना, मीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो भुजा है x की वैल्यू तो आ गई, तो अतः बगीचे की जो लंबाई होगी, बगीचे की लंबाई, ठीक है, बगीचे की लंबाई क्या थी 2x, तो इसमें जैसे हम 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, तथा जो बगीचे की चौड़ाई अब निकालनी है, तो बगीचे की चौड़ाई कितनी थी x, मतलब टोटल वही 20 मीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको क्या दिया है, परिमाप भी दिया है। तो कभी कभी क्या है, अब लोग बच्चे सोचते हैं कि भाई परिमाप का फिर क्या मतलब है, तो ये आंसर चेक करना है कि जो परिमाप अब निकाल के देखिए, ठीक है, परिमाप निकाल के देखिए क्या 120 आता है, अगर आता है तभी आप ये भुजा एक्सेप्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब उसका परिमाप निकालेंगे, देखेंगे अब बगीचे का परिमाप, अब बगीचे का परिमाप निकालेंगे, ठीक है, बगीचे का परिमाप। अब बगीचे का परिमाप लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 20। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लें, 40 20 60, 60 दूना 120, और शायद यही हमको यहाँ पर इसका परिमाप दिया भी था और वही इससे निकला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंफर्म हैं कि ये जो भुजा है आपकी सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभीष्ट जो बगीचे की लंबाई है वो 40 और चौड़ाई जो है वो 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। तो चलिए अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार से। सुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है हम उसी को मान लेते हैं, तो मानेंगे, देखिए उसकी आयु मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करने का मतलब हुआ सुनीता की वर्तमान आयु, ठीक। तो मैंने मान लिया कि माना सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में क्या करना है, सुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, देखिए जितनी भी वर्तमान आयु है उसमें से हम 2 कम करते हैं, तो x - 2 करेंगे तो ये 2 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी। फिर आगे कहता है 4 वर्ष बाद की आयु, तो अब हम बाद पूछेगा तो 4 जोड़ देंगे, यानी जब पूर्व पूछता है तो घटाते हैं, बाद की पूछता है तो इनको हम जोड़ते हैं। फिर कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ये किसके बराबर होगा, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 ज़्यादा। वर्तमान आयु है x, तो उसका 2 गुने से 1 ज़्यादा, मतलब 1 जोड़ दिया। अब ये हमारा इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाता है। अब इसको कुछ नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है। तो फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको थोड़ा और अच्छे सॉल्व करेंगे तो आप इसको करिए आराम से, ये हो जाएगा x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप करिए। तो फाइनली आपको मिलेगा x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x² इक्वल्स टू 9, और यहाँ से x² का रूट ले लेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो +-3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः, अब उम्र कभी माइनस तो होगी नहीं, तो इसीलिए हम लिखेंगे अतः सुनीता की वर्तमान आयु। क्वेश्चन मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि बाहर बहुत शोर है, तो थोड़ा आपको इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 वर्ष हो जाएगी सुनीता की आयु, ठीक है। आई होप जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने इनका सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिया है और अच्छे से आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें और अपने साथियों तक इसको ज़रूर शेयर करें। जो भी इस बार बोर्ड पेपर देने वाले हैं, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।